बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज से बिहार के शैक्षणिक अराजकता और बिहार की जो स्थिति है और तुष्टीकरण की जो नीति है शिक्षा में, इस सिलसिले में हम लोग आज इस मंच पर आए हैं और इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे अराजक स्थिति में बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता। जिस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, लगता है कि हम लोग पुराने जमाने में फिर से लौट रहे हैं। अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो बहुत जल्द ही बिहार की स्थिति, खासतौर पर शैक्षणिक स्थिति, बहुत ही गड़बड़ा जाएगी और हम सब देखते रह जाएंगे। मैं कुछ वाकया ऐसा सुनाना चाहता हूं कि एक समय था जब कहा जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आज अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गुरु की परिभाषा ही बदल दी गई और ऐसा कहने में हमें कहीं भी कोई तरह से गुरेज नहीं है कि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था या बिहार में जो शिक्षा है उसमें अराजकता इस तरह से फैल गई है कि अगर समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग अगर आगे बढ़कर इसको नहीं बचाएंगे तो बिल्कुल बिहार की शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। मैं एक बात रखना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि 1193 में जब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था तो मैं एक बात रखना चाहता हूं कि सैकड़ों आक्रमण हुए, लेकिन उस सारे आक्रमण के बाद बिहार और भारत पुनः खड़ा हो गया। मेरे विचार से ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा और यहाँ के जो विद्वान थे वो जीवित थे और उन्होंने बार बार रुकने के बाद भी भारत को फिर से स्थापित कर दिया। और मेरे विचार में शायद यह बात बख्तियार खिलजी को समझ में आ गया होगा और इसलिए 1193 में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और वहां के पुस्तकालय को जला दिया, खत्म कर दिया कि यहाँ की संस्कृति शिक्षा बर्बाद हो जाए। लेकिन विद्वान शिक्षकों के रहने के कारण पुनः भारत एलाइव हो गया, खड़ा हो गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा में अराजकता है, अगर इस पर विचार किया जाए तो ये वर्तमान सरकार ऐसा अराजक माहौल बना दिया है कि अब बिहार में न तो कहीं शिक्षा है, न शिक्षकों का सम्मान है, न संस्कृति की रक्षा है और एक अजब सा माहौल बना हुआ है। अगर कभी आप बिहार घूमने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ऐसे माहौल में रह पाना शायद बहुत कठिनाइयों का सामना करना है। अभी हमारे यहाँ नीतीश जी हैं और सुशील कुमार मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में बिहार चल रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जो शैक्षणिक अराजकता है वो बिहार की शिक्षा को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। कई एक बार आप देखते होंगे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आता है कि शिक्षक नदारत, शिक्षक है उनको प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं, उनको मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं, संज्ञा क्या है पता नहीं। और ऐसे माहौल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो किसी भी तरह से थोड़ा सा भी कंसस है, वो कहीं और चले जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? दलित हैं, महादलित हैं, गरीब हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है या बहुत गरीब वर्ग के बड़े बच्चे हैं और इनका प्रतिशत 80 है। 80% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन न तो कहीं पढ़ाई की व्यवस्था है, न तो शैक्षणिक माहौल है और न समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अराजक स्थिति पैदा हो गई है और हम मेरे विचार से ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ने ही न दिया जाए। मैं आपको अगर
कुछ बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ कुछ ऐसे विद्यालय को, जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय कर दिया गया, मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर अब हाई स्कूल बना दिया गया, जो मात्र 2 कट्ठे में है, 3 कट्ठे में है। न वहां भवन है, न शिक्षक है, न एसेट है, न पढ़ाई की व्यवस्था है। लेकिन जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि पढ़ाई का माहौल हो या न हो, नामांकन हो जाए, फॉर्म भरा जाए, बच्चे बस मस्त रहें। सरकार भी अपना डाटा और योजना का खेल खेलती है। ऐसी स्थिति में बिहार के शैक्षणिक अराजकता को अब देखने और समझाने की बात है। आप देखेंगे कि यहाँ पर करीब 4 दशक से यहाँ वित्त रही संस्थाएं जो बेहतर शिक्षा दे रही है, जो 60% बच्चे को पढ़ाती है और बेहतर शिक्षा देती है, सरकार उसको अधिग्रहण नहीं करता, उस पर विचार भी नहीं कर रही। लेकिन वैसे विद्यालय को उत्क्रमित कर रही है जहां कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने का कोई माहौल नहीं है, दिन भर बस अनाप शनाप का एक माहौल बना हुआ है, बच्चे दिन भर खेल रहे हैं, खिचड़ी बन रहा है, बच्चे उधर देख रहे हैं, इस तरह का माहौल बना हुआ है। शैक्षणिक माहौल बिल्कुल नहीं है। और मेरे विचार से ये शैक्षणिक अराजकता की पराकाष्ठा है। हमें इसमें बड़ी बात है। अच्छा जी, मेरे विचार में इस पर जोर देने की आवश्यकता है और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। 1990 के बाद बिहार में अगर आप अध्ययन करें तो ऐसे हालात में आप देखिएगा तो बिहार की शिक्षा को 4 दशक से बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इस 4 दशक में विगत 20 साल की जो स्थिति है, यह आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 20 साल से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है धीरे 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 कि न पठन पाठन हो, सिर्फ फॉर्म भराने की व्यवस्था हो जाए और डाटा और योजना का खेल चलता रहे। और ऐसा करके सरकार अपना योजना और डाटा बना लेती है कि भाई हम तो 100% बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अभी पूरा 3,000 कुछ विद्यालय को उत्क्रमित करके सरकार ने एक डाटा गेम प्लान किया कि हमने तो इतना हाई स्कूल खोल दिया। सरकार अपनी पीठ अपने खुद थपथपा रही है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? कौन पढ़ाएगा? बैठने का जगह नहीं। मैं आपको ऐसे मिडिल स्कूल की बात बताता हूँ जहाँ पहले से 850 बच्चे हैं, अब वहां 9वीं क्लास भी शुरू हो गया, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस 9वीं क्लास में अब 135 बच्चे का एडमिशन हो गया, अपने आप हो गया। एक चिट्ठी आया कि भाई आपको अब टीसी नहीं देना है। वो बच्चे अब आपके क्लास में एडमिशन हो गए, अब पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बैठाने की व्यवस्था नहीं है, खड़ा होने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्कूल चालू हो गया। उसी कैंपस में, उसी जगह पर वित्त रहित के वैसे स्कूल हैं, वैसे स्कूल संचालित है जहां 90% रिजल्ट, वैसे स्कूल संचालित है जहां प्रतिदिन क्लास चलता है और बेहतर क्लास चलता है, लेकिन उसको बंद करने की स्थिति पैदा कर दी गई। अब जब वो बच्चा वहां से आएगा ही नहीं, बच्चे का एडमिशन ही नहीं होगा, तो स्कूल स्वतः बंद हो जाएगी। अब मैं आपसे, आपके मंच के माध्यम से सरकार से यह बात पूछना चाहता हूं कि जो 40 साल से, जो 35 साल से, जो 20 साल से जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना भविष्य वहां लगाया, जिन्होंने अपना वर्तमान वहां लगाया, अब सोचिए कि वो कहां जाएंगे। उनकी स्थिति तो मौत के कगार पर खड़ा होने की तरह हो गई। लेकिन सरकार में कोई सोचने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। ऐसी स्थिति बन गई है कि अब वहां गांव के लोग कहते हैं कि हम वित्त रहित में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां की पढ़ाई बेहतर है, शिक्षक अनुभवी है, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, वो एमए है, एमएससी है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। वो बच्चे 8वां क्लास में रह जाएंगे, 8वां वाला 9वां में रह जाएगा, उसी मध्य विद्यालय में रह जाएंगे, अब पढ़ाई हो चाहे नहीं। इस तरह से तुगलकी फरमान
बिहार के शिक्षा में, बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने का एक साजिश है। और ये बिहार में शिक्षा का समझिए कि अतिक्रमण हो रहा है, शिक्षा बर्बाद किया जा रहा है। इसको बर्बाद करने की एक प्रकाष्ठा है, जिस पर यहाँ के नेता या जो भी लोग हैं वो लगे हुए। अंबेडकर जी का एक सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहां एक शैक्षणिक माहौल बने, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा को उन्होंने शेरनी के दूध से तुलना किया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, और उन्होंने शिक्षा पर बड़ा बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से शेरनी का दूध पीने वाला बलवान हो जाता है, अभय दान उसको मिल जाता है, ठीक उसी तरह से जो शिक्षित हो जाएगा, जो समाज शिक्षित हो जाएगा, जहां शिक्षा आ जाएगी, जिस घर में शिक्षा आ जाएगी, वो अभय हो जाता है। लेकिन आज के माहौल में आप ऐसा कह सकते हैं क्या? न कहीं शैक्षिक माहौल है, न कहीं शिक्षा है। शिक्षक की तो वो हाल है कि अब लोग शिक्षक कहने से डरते हैं। अब लोग खुद को शिक्षक नहीं बताना चाहते। सरकार ने अलग अलग नाम से अलग अलग शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी, अलग अलग शिक्षक हो गए। ये बांटने और तोड़ करके की राजनीति को साजिश के तहत लाकर एक शिक्षा व्यवस्था में आप देखिएगा तो 7-8 तरह के शिक्षक। जब शिक्षक भूखा होगा, जब उसके बच्चे बीमार होंगे, जब उसके माता पिता को खाना नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्या पढ़ाएगा वो? आपको बताऊं, मैं खुद एक अनुदानित विद्यालय से हूं और अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का प्रदेश पर्यवेक्षक। हम लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 4 बार अनुदान मिला है और 7 साल का अनुदान बाकी है। अब सोच के देखिए कि 7 साल से पैसा नहीं मिलता हो, वो अपने बच्चे को कहां से खिलाएगा, बेहतर शिक्षा कहां से देगा, माता पिता की सेवा कैसे करेगा, वो कहां से पैसा लाएगा? लेकिन ये चिंता नहीं है यहाँ के लोग, यहाँ के सरकार को, यहाँ की व्यवस्था को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कह दिया कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, उनके दिमाग में है कि ये जो है सिस्टम ठीक नहीं है, और अपने तरीका से सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने तरीका से सिस्टम को कर रहे हैं, जो कंप्लीटली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्था को बर्बाद करने का एक साजिश है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर समाज का निम्न वर्ग, समाज का निचला हिस्सा अगर पढ़ जाएगा तो इस तरह से हम उसको ठग नहीं सकते, इस तरह से उसका शोषण नहीं कर सकते। और इसके लिए आप देखिए कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज से 4 दशक पहले, करीब 80 के दशक में, जब भारत सरकार को या बिहार सरकार को या किसी प्रदेश के सरकार के पास न तो उतना साधन था और न ऐसी व्यवस्था थी कि वो गांव के पगडंडियों तक शिक्षा को ले जाए, या वहां क अक्षर भी लोग नहीं जानते थे, तब प्रबुद्ध जन जो थे वहां के, या सम्मानित लोग जो भी थे, चाहे जिस जाति के थे, उन लोगों ने अपने संपत्ति का कुछ अंश दान किया और स्कूल कॉलेजेस बनवाए और उस जगह पर शिक्षा की अलख जगाई जहां अंधियारा था शिक्षा, और शिक्षा को इस चरम तक लाया गया। आज सरकार उसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र है, उसे कोई मतलब नहीं। ऐसी साजिश रची जा रही है कि ये शिक्षा संस्थान, ये शिक्षण संस्थान स्वयं बंद हो जाए। अब ऐसे हालात में उन शिक्षकों पर एक दबाव बन गया। मैं आपको बताऊं, इस साल 43 शिक्षक मर गए, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं। हमारी सरकार कहती है कि सड़क पर दुर्घटना में मरोगे 4 लाख देंगे। ठीक है, आप दो, अच्छी बात है, सांप काट लेगा 10 लाख देंगे, आप दो, मैं कहां मना करता हूं, अच्छी बात है।
लेकिन इन शिक्षकों में जो 25 साल 20 साल से पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके अनुदान का पैसा आपके यहाँ बाकी है, वो कार जब्ती में मर जाते हैं, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती और पैसा देने की बात होती है। जबकि ये शिक्षक सरकार के हर काम में, चाहे वो मूल्यांकन का कार्य हो, चाहे चुनाव का कार्य हो, चाहे सेंसस का कार्य हो, चाहे जनगणना का कार्य हो, किसी भी तरह के कार्य में पूर्णतः अपना योगदान देती है। वैसे शिक्षकों के बारे में, वैसे शिक्षकों के लिए सरकार के पास कोई संवेदना नहीं है। ऐसे हालात में क्या कहा जाएगा? बस समझ लीजिए कि यहाँ की स्थिति है अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसे हालात में शिक्षा की अराजकता की बात क्या कहा जाए? चारों तरफ अराजकता ही अराजकता है। अब अपने सरकार को मैं अदूरदर्शी नहीं कह सकता, लेकिन जो रवैया है, जो स्थिति है, आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। अब एक रिपोर्ट आया था कि भारत का कोई यूनिवर्सिटी विश्व के 100 यूनिवर्सिटी में भी नहीं। कहां से होगा? क्योंकि आज तक शैक्षणिक जो व्यवस्था है या शिक्षा किसी के मुद्दा में है ही नहीं। बिहार के किसी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, हम लोग जिस समय पढ़े थे, कौन सा प्राइवेट स्कूल था? हम लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़े। बड़े बड़े पदाधिकारी के बच्चे हम लोग साथ पढ़े और हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे। एक कंपटीशन होता था हम लोग के बीच, स्वच्छ कंपटीशन होता था, बिल्कुल क्लीन फेयर कंपटीशन हम लोग के बीच था और अच्छे अच्छे पद पर है सब लोग। आप अब्दुल कलाम साहब को लीजिए या ऐसे कितने बड़े विद्वान लोग हैं जो वैज्ञानिक हुए और भारत का नाम रोशन किया, वो लोग किस प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? वो सब सरकारी स्कूल के थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इट हैज नो डाउट दैट बिहार हैज प्रोड्यूस्ड सो मेनी ग्रेट मैन। उन लोगों की शिक्षा हुई थी कहां से? ये सरकारी स्कूल से ही। एक ऐसा माहौल था, इन लोगों ने तो ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि सरकारी स्कूल तो अब समझ लीजिए कि अराजकता का एक खजाना खान बन गया, जहां बस योजना और डाटा का खेल चलता है। और इस योजना और डाटा में सारे लोग लगे हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक का लोग लगा हुआ है और खेल चालू। मैं आपको एक बात दिखाता हूं भाई, आप सबको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार की एक नीति थी 1021 लेटर नंबर से, जिसमें था कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत या अंदर में अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई अनुदानित, कोई पुरस्कृत विद्यालय होगा तो वहां किसी मध्य विद्यालय को उत्क्रमित न किया जाएगा। बाद में सरकार अपने ही उस लेटर को फिर से रिफाइन कर दिया और कहा कि उस पंचायत में होगा तो नहीं चलेगा, नहीं खोला जाएगा। अब एक लेटर निकल गया कि नहीं भाई, सारे मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया जाएगा, चाहे वो उस मापदंड को मानता हो, मापदंड को पूरा करता हो या ना करता हो। अभी का लेटर है उसमें है कि 70 डिसमिल जमीन होना चाहिए, तब मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया जाएगा। लेकिन 8 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 12 डिसमिल वाले स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया गया बिना जांच, बिना परीक्षण के। आखिर कौन किया? करने वाले लोग कौन है? रिपोर्ट देने वाले लोग कौन है? स्पष्ट हो जाएगा ये अराजक माहौल क्यों है, क्योंकि ये सब कमीशन और डाटा का खेल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में हैं कि न पक्ष न विपक्ष और दल के लोग जो बोल सकते थे, जो मुद्दा उठा सकते थे, वो सब शांत है। लगता है कि उन्हें शिक्षा को अपने मुद्दा में लाना ही नहीं, या शिक्षा के बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं। शायद वो भी इसी कतार में खड़े हैं कि अगर पढ़ गया तो मुझे वोट न देगा। मैं आपके मंच के माध्यम से शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता हूं और बताना चाहता हूं
कि सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए और वैसे विद्यालय को जहां पठन पाठन का कार्य बेहतरीन चल रहा है उसको सुचारू रूप से बढ़ाए, ऐसे विद्यालयों और कॉलेजों का अधिग्रहण करे। इससे बिहार का शैक्षिक व्यवस्था मजबूत होगा, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाले लोग 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनके पास एक बेहतर अनुभव है और दे आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रेंड। फिर क्या प्रॉब्लम है? इसमें काम करने वाले लोग कोई सीरिया से आए हैं, लीबिया से आए हैं कि आपको इतनी परेशानी है? ये सब आपके देश के, आपके प्रदेश के लोग हैं और वो बेहतर काम कर रहे हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए, आप रिजल्ट देख लीजिए तो इन सब कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 60 है। आपको आश्चर्य होगा कि वित्त रहित संस्थानों में माध्यमिक, इंटर और डिग्री में पढ़ने वाले बच्चों का जो प्रतिशत है वो 56 से 60% है। इतने परसेंट बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता, उन्हें दान दिया जाता है, दान की राशि मिलती है और उन्हें उसी दान से संतोष करना पड़ता है, वो भी 6-6 साल, 7-7 साल के बाद। उसके लिए भी कितनी एरिया रगड़नी पड़ती है, आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसे हालात को क्या कहेंगे आप? क्या ये बेहतर व्यवस्था है शैक्षणिक? क्या शिक्षक और शिक्षा जगत के लिए बेहतर माहौल है बिहार में? मेरे विचार से तो कतई नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अपनी सरकार शिक्षा के मामले में बिल्कुल अदूरदर्शी है और उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि आप आके, मैं देखा हूं कि हमारे कुछ पत्रकार बंधु आए और उनका वीडियो वायरल होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बच्चे बता नहीं पाते, शिक्षक बता नहीं पाते, प्रधानमंत्री कौन है उन्हें पता नहीं है, राष्ट्रपति का नाम क्या है पता नहीं है, संविधान कब लागू हुआ पता नहीं है, भारत आजाद कब हुआ पता नहीं है। तो ऐसे हालात को क्या कहेंगे? इस तरह के माहौल को अराजक स्थिति नहीं कहेगा, कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं और जोर देकर कह जा रहा हूं कि बिहार में शैक्षणिक अराजकता पराकाष्ठा पर है और किसी भी लोगों को, किसी भी दल के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बिहार के प्रबुद्ध लोगों को उनके विचारों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप आए, जुटे और बिहार को बचाएं। आज जो स्थिति है मैं आपको बता सकता हूं कि बिहार में जो शिक्षा है, व्यवस्था है, वो एक तमाशा की तरह बन गया। करीब 10 साल पहले बिहार के सारे माध्यमिक स्कूल को अपग्रेड कर 10+2 कर दिया गया। आप अच्छी बात है, करो, मुझे इसमें बहुत उलझना नहीं है। ऐसा बात नहीं कि जो शिक्षक हैं वो अच्छे नहीं है, उसमें विद्वानों की कमी है, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन आप आकर देखिए तो पता चलेगा इस 10 साल में आपने उस मध्य विद्यालय को हाई स्कूल को 10+2 कर दिया, लेकिन वहां एक दिन भी ताला नहीं खुला, एक दिन भी 10+2 का क्लास नहीं चला, सिर्फ फॉर्म भराने का सिलसिला। और वैसे वित्त रहित संस्थान जो प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जहां नियमित पढ़ाई होती है और बेहतर व्यवस्था है, बेहतर शैक्षणिक माहौल है, उसे आप अधिग्रहण नहीं करते हैं। आखिर क्या कष्ट है आपको? इन शिक्षकों से परेशानी क्या है आपको? मैं आपके मंच के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 18 में विधान परिषद के कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने एक आवाज उठाई थी कि वित्त रहित शिक्षा का समीक्षा होना चाहिए, इनको जो अनुदान मिलता है इस पर एक समीक्षा बैठक भी हो। और इसके लिए कमेटी बन गई थी जिसमें माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे, शिक्षा मंत्री थे, और
जितने उच्च पदाधिकारी थे उनका एक कमिटी बनाया गया था, लेकिन न जाने क्यों अंतिम क्षण में इसे कैंसिल कर दिया गया, या उसकी क्या स्थिति हुई पता ही नहीं चला। आखिर कौन करेगा? आखिर बिहार के शैक्षणिक माहौल को कौन सुधारेगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? आप नेतृत्व करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप यहाँ के शैक्षणिक माहौल को सुधारें। मेरे ख्याल में अगर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो हमारे बच्चे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अव्वल करेंगे, उनके पास अव्वल आने की क्षमता है। रंजीत भाई साहब, जी भाई, सबसे बड़ी बात है कि विगत 30 साल से जी 1990 के बाद 1992 में आपको याद होगा कि जितने भी सरकारी राजकीय उच्च विद्यालय थे, जी उस राजकीय उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण हुआ एक जिला से दूसरे जिला में। बिल्कुल याद है। और उस समय से शिक्षा और शिक्षण संस्थान और शिक्षक, बिल्कुल, इन तीनों के साथ जो हरासमेंट प्रारंभ हुई वो निरंतर जारी है, आज भी जारी। जिस समाज में शिक्षकों को आदर के दृष्टिकोण से देखा जाता था, बिल्कुल, आज उस समाज में वर्तमान सरकार ने शिक्षकों को अनादर की स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया। बिल्कुल, आज लोग शिक्षक बताने से डरते हैं, अपने आप को शिक्षक बताना नहीं चाहते। यही नीतीश कुमार जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, रंजीत भैया, यही नीतीश कुमार जी हैं जी कि जब इन्होंने अपनी राजनीति की शुभारंभ किया तो इनके राजनीति के शुभ आरंभ में नियोजित शिक्षक और वित्त रहित शिक्षक इनके मुख्य आधार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने जो वादा किया कि हम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे और बिल्कुल, उनको 4,000 रुपए वेतन देंगे, इन्होंने किया भी। बिल्कुल। वित्त रहित शिक्षकों को वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने का वित्त रहित नीति को समाप्त करने का भी प्रयास किया और उसे अनुदानित कर दिया, जो मेरे विचार से बिल्कुल गैर वाजिब था। अब अनुदानित शब्द जो है, इसको अगर समझा जाए, इसकी व्याख्या की जाए, तो आपको लगेगा कि सरकार कहीं ना कहीं दान देने की बात कर रही, और ये शिक्षकों के लिए अपमान का विषय है। अब वहां भी एक सिस्टम है कि आप पढ़ाते हैं 200 बच्चे को, पास करता है 100 बच्चा, तो आपको 100 बच्चे का ही पैसा मिलेगा। आप चाहे आपके पढ़ाने से मतलब नहीं। ये कैसा माहौल है भाई? ये कैसा व्यवस्था है? जब मैं पढ़ाता हूँ उतने बच्चे को, तो मेरे मेहनत का पैसा हमको मिलना चाहिए, न कि आप पास पर। मैं तो सबको पढ़ाया, तब तो वो बच्चे 100 बच्चे पास किए। अगर मैं न पढ़ाता तो वो बच्चे भी पास न करते तब ना। लेकिन सरकार के पास एक अलग विजन है, उसके पास एक अलग चश्मा है, और उस चश्मे से वो देखती है। आज शिक्षा व्यवस्था को देखिएगा और जो उच्च पदाधिकारी है उनका जो लेटर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जैसे वो किसी बधुआ मजदूर को डांट रहे हो, वैसा लेटर निकलता है, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या व्यवस्था है भाई? और सारे जो ऊपर गलत करने वाले उसके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक विचित्र अराजक माहौल है, और क्या कहा जाए। मैं इस स्थिति में अगर होता
या मेरे पास कोई मैजिक स्टिक होता तो मैं निश्चित उस मैजिक स्टिक का इस्तेमाल करता और बिहार के शैक्षणिक माहौल को बदलता। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि यदि शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा, बिहार का शैक्षणिक माहौल नहीं सुधरेगा और बिहार अराजकता के प्रकाष्ठा पर जा रहा है, पहुंच चुका है और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर शिक्षा संस्कृति समाज से खत्म हो जाए तो समाज का विनाश सुनिश्चित है। मेरे ख्याल में अगर जो लोग इसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो आगे आए और शैक्षणिक माहौल बनाने का प्रयास करें। बिहार में जो माहौल बनते जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। एक तानाशाही रवैया है, कोई कहने को तैयार नहीं, एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई ये स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग मंत्री के पास भी जाते हैं, एमएलसी लोग के पास भी जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं। अब वो लोग बस अच्छा हो या बुरा हो, जय 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 जयकार की बात है। मैं एक पंक्ति रखना चाहता हूँ तुलसीदास जी की। उन्होंने लिखा था कि सचिव वैद्य गुरु तीनों जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीनहु, कोई है बेगहिनास। अर्थ स्पष्ट है कि अगर सचिव, वैद्य और गुरु ये तीनों अगर भय से राजा के मन की बात बोलने लग जाए तो समझ लीजिए उस राज का, धर्म का और धन का नाश सुनिश्चित है। आज वही माहौल है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुलसीदास जी का जो ये पंक्ति है ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था और आने वाले सैकड़ों सैकड़ों साल तक उतना ही प्रासंगिक रहेगा। लेकिन कौन कहे, मैं कई एक लोगों का नाम बता सकता हूं लेकिन वो अलग बात हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह का माहौल है कि शिक्षा पर न तो उनका कोई मैनिफेस्टो है, शिक्षा पर न तो उनकी कोई दूरदर्शिता है और शिक्षा के बारे में उनका न ही कोई सोच है। बस जैसे चल रहा है चल रहा है और स्थिति ऐसा है कि बस ये नामांकन और फॉर्म भराने का खेल चल रहा है और चलते रहेगा। अब मैं आपको कुछ बात अपने स्तर से बताना चाहता हूं कि इसमें अभी आज जो टॉपिक है उसमें है तुष्टीकरण। क्योंकि राजीव भाई भी नहीं है और सुरदेव भाई भी नहीं है, उन लोगों को भी साथ आना था। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए वो आएंगे जुड़ेंगे। लेकिन जब तक वक्त है मैं बात रखना चाहता हूँ। सरकार कोई नीति बनाती है किसी के लिए भी, किसी वर्ग के लोग हो, वो अच्छी बात है, बनना ही चाहिए, हमें प्रगति की ओर चलना ही चाहिए, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होनी चाहिए कि सरकार को हर दिशा में अपनी दृष्टि खोलनी चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे आगे बढ़ने का, आगे सोचने का एक रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। मैं समझता हूं अभी एक कैबिनेट हुई है बहुत जल्द, बहुत हाल में। उस कैबिनेट को अगर देखा जाए तो पता चलेगा इस कैबिनेट के माध्यम से बिहार सरकार ने मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालय, जो अनुदानित विद्यालय की तरह ही प्रबंधन से चल रहा था, उसको 7वां पुनर्विकसित वेतनमान देने की बात की। अच्छी बात, आई लाइक इट। और रियली मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से करता हूँ, क्योंकि किसी भाई को मिल रहा है तो उसे, उसके लिए मुझे जलन नहीं होनी चाहिए। वो मेहनत करते हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि उन मदरसा में या उस अल्पसंख्यक विद्यालय में सिर्फ 2 से 3% बच्चे पढ़ते हैं।
सिर्फ 2 से 3% बच्चे एसेट नहीं है, एसेट का अभाव है, लेकिन वो 2 से 3% बच्चे को पढ़ाने वाले लोगों को आपने दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। एंड रियली आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट इट। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, सरकार की इस नीति की मैं प्रशंसा करता हूँ। आपने दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसी तरह के प्रबंधन समिति के माध्यम से चलने वाले वित्त रहित संस्थाएं हैं जो 56 से 60% बच्चे को पढ़ाते हैं, और वहां का शैक्षणिक माहौल बेहतर है, भवन है, एसेट है, बेहतर शिक्षक है, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हर वर्ग के हैं। दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, गरीब वर्ग का है, अल्पसंख्यक वर्ग का है। और इन विद्यालयों में काम करने वाले भी जो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, वो हर वर्ग के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, हर जाति के, हर धर्म के शिक्षक भी वहां हैं जो पठन पाठन से जुड़े हुए और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ध्यान वहां नहीं। मेरे विचार में इसे क्या कहा जाएगा, वोट की राजनीति या तुष्टीकरण। शायद सरकार को ऐसा लगता होगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं से भी राजनीतिज्ञ नहीं, न हम राजनेता हैं और न हमें राजनीति आता है, और राजनीति मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं समाज के प्रबुद्ध लोगों का, समाज के वैसे राजनेताओं का जो डंका बजाकर बिहार के चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है, जो अपनी उम्मीदवारी उन्होंने बताई है, तय कर ली है कि वही अगले उम्मीदवार हैं, अगले कैंडिडेट हैं, अगले सीएम हैं, अगले आने वाले मंत्री। लेकिन उनका इसके बारे में कहीं से कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई कमेंट नहीं आता कि आखिर ऐसा माहौल क्यों। आप एक ही प्रदेश में, एक ही समाज में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आखिर इन्होंने बिगाड़ा क्या है आपको? आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आई? सरकार में बैठे लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों या जदयू के लोग हों, सभी जाति के हैं, सभी धर्म के हैं। हमारे जो भी राजनेता हैं वो सभी धर्म और जाति के हैं। लेकिन उन्हें ये बात निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन आज का स्थिति क्या है? कोई कहने को तैयार नहीं कि सिस्टम ठीक है। तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? मेरे ख्याल में बिहार में शैक्षणिक अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति वोट और वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, जो कतई अच्छा नहीं है, बिहार के लिए कतई ठीक नहीं। जैसे जैसे पराकाष्ठा की ओर बढ़ेगा, अराजकता और फैलेगी और बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी इस साल 43 कर्मी मर गए जिनका अवदान सरकार के पास है। वो कार्य अवधि में मरे। किसी भी राजनेता का, सरकार में बैठे किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी मंत्री का कोई बयान आज तक नहीं आया। और विगत 3 साल में 154 ऐसे शिक्षक, ऐसे प्रोफेसर जिनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया, जिनका पैसा 6-7 साल का सरकार के पास है। अब सोचने वाली बात है कि अगर वो समय से उनको दे दिए होते तो शायद उस परिवार के साथ वो आदमी आज होता जो आज नहीं है।
मैं फेसबुक पर एक कमेंट देखा था माननीय सांसद चिराग पासवान जी का। उन्होंने कहा था कि समय रहते अगर उनको पैसा मिल जाता तो शायद इस परिवार के साथ ये परिस्थितियां न हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, आपके मंच के माध्यम से आवाज उठा रहा हूँ। मुझे लगता है कि निश्चित ये बात उन लोगों तक जाएगी और शायद उनकी संवेदना जगेगी और वित्त रहित संस्थानों का अधिग्रहण करेंगे वो, और बिहार के शैक्षणिक माहौल को बदलने का बेहतर प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से इसके लिए वो चर्चा करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक वगैरह मीडिया का एक माध्यम है और इस माध्यम से बातें दूर दूर तक जाती है। कहा जाता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन मेरे विचार से, मैं जितना अनुभव रखता हूँ, जितना पढ़ा हूँ, कि अगर कहा जाए तो वो चारों जो है बाहर के स्तंभ है, लेकिन जो मूल स्तंभ है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, या जो मूल स्तंभ होना चाहिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, वो शिक्षा होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के बिना प्रजातंत्र के चारों स्तंभ अधूरे रहेंगे या कार्य करने में सक्षम नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से ये बात आज उठाना चाहता हूं कि आप ये बात निश्चित तौर से जहां भी जाए बताएं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ नहीं 5 स्तंभ होना चाहिए, और 5वां और मूल स्तंभ जो है, मुख्य स्तंभ जो है, शिक्षा को बनना चाहिए। जब तक सारे लोग शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, शैक्षणिक माहौल नहीं बदलेगा। शैक्षणिक माहौल नहीं बदलेगा, हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन क्या बिना शिक्षा के संभव है? कतई नहीं। जब तक शैक्षणिक माहौल नहीं बनेगा, शिक्षा का बेहतर विकास नहीं होगा, तब तक हम बेहतर समाज, बेहतर प्रदेश और बेहतर राष्ट्र नहीं बना सकते। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। इसके मूल में देखा जाए तो विगत 40 साल से जो शैक्षणिक अराजकता बढ़ते 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 यहाँ तक आई है, बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है। हर साल बिहार में 16 से 18 लाख बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन उस पर ख्याल करने वाला कोई नहीं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बस यहाँ खेल है नामांकन और फॉर्म भरने का। इस तरह के हालात में शैक्षणिक अराजकता को नहीं रोका जा सकता। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से पुनः आवाज बुलंद करता हूं कि शैक्षणिक अराजकता को रोकना है तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा, दुरुस्त करना होगा, और उन सभी संस्थानों का अधिग्रहण किया जाए जो बेहतर कार्य कर रहे हैं। सरकार ये डोलपात का खेल खेलना बंद करे, शिक्षकों को सम्मान दे और उनके बच्चों, उनके माता पिता के भविष्य की चिंता करे, ताकि उनके बच्चे भी बेहतर स्वप्न देख सके, बेहतर शिक्षा पा सके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को मिल सके। तब शैक्षणिक माहौल बनेगा और बिहार में शिक्षा का सुधार होगा। अभी इसको गौर से देखा जाए तो लगता है कि सरकार एक प्लानिंग के, दे आर प्लेइंग प्लानिंग गेम, मेंटल गेम। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ की योजना बनाई है, इस तरह का व्यवस्था कायम किया है कि ये जो 80% लोग हैं वो पढ़े ही नहीं, उलझ के रह जाए और ऐसी स्थिति में आ जाए बस जहां है उसी जगह घूम फिर कर रह जाए, क्योंकि कोई ऐसा माहौल ही नहीं।
कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं, उन्हें कोई रोजगार मिलेगा। हम जानते हैं कि यहाँ 80% लोग गरीब हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से वो अपने पारिवारिक स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यह तब होगा जब उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, और इसके लिए हर वर्ग के लोग को खड़ा होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हर वर्ग के लोग खड़ा नहीं होंगे, जब तक वो मजबूती से आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो आगे बढ़कर इन चीजों को नहीं करेंगे मूल्यांकन, जब तक इसकी विवेचना नहीं करेंगे, तब तक ये राजनेता कुछ नहीं करने वाले। इसलिए समाज में शैक्षणिक आंदोलन होना चाहिए। मेरे विचार में शैक्षणिक आंदोलन ही बिहार के शिक्षा से अराजकता को और तुष्टीकरण जैसे कलंक को धो सकता है, खत्म कर सकता है। और ये स्थिति तभी आएगी जब सारे प्रबुद्ध लोग आगे आए। राजीव भाई, आपका स्वागत है फिर से। राजीव भाई, अगर आप जुड़ गए हैं तो फिर से स्वागत है आपका। शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच के माध्यम से फिर से उन्हीं बातों को दोहराता हूं कि यदि शिक्षक भूखा होगा तो निश्चित तौर से बिहार की शैक्षणिक अराजकता कभी खत्म नहीं। आज बिहार में चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे अनुदानित शिक्षक हों, किसी भी तरह से खुश नहीं। कारण क्या है? आप उनसे बात नहीं करते। सरकार को स्वयं बात करनी चाहिए। ये बीच का जो मीडिया है, बीच के जो कुछ लोग हैं, वो बैडली कन्विंस करते हैं और जानबूझ के दोनों तरफ एक गेम खेलते हैं। और यही कारण है कि बिहार से शैक्षिक व्यवस्था खत्म होते चली जा रही है, शिक्षक को अपमानित किया जा रहा है। बिहार सरकार को चाहिए एक तरह का शिक्षण व्यवस्था बनाए, शिक्षकों का एक वर्ग बनाए, एक संवर्ग बनाए, शिक्षकों को सम्मान मिले और शैक्षणिक माहौल बनाने का प्रयास, तभी जाके बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। तभी बिहार से शैक्षणिक अराजकता का माहौल खत्म होगा और सरकार को तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनानी पड़ेगी। कौन कहता है कि भाई उनको न दिया जाए, वो भी हमारे ही बीच के हैं, वो भी हमारे भाई ही, उन्हें मिले, लेकिन हमें छोड़ न दिया जाए, क्योंकि हम 60% बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसे हालात में शैक्षणिक माहौल नहीं बन सकता। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिहार की अनुदानित व्यवस्था को बदलने के लिए या इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कहिए, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव शैक्षणिक, बिहार के निदेशक शैक्षणिक, बिहार के शिक्षा मंत्री और जितने भी एमएलसी जो शिक्षा से आए, हम लोगों ने सबके पास पत्र लिखकर, ईमेल करके बताया और निवेदन किया कि एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि बिहार में आखिर शिक्षा का ऐसा माहौल क्यों बनते चला गया और क्यों बिहार शिक्षा के मामले में फिसड्डी होते चला जा रहा है, आखिर कारण क्या है।
लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग फोन से बात करते हैं लेकिन जवाब देने से हिचकते हैं। क्यों हिचकते हैं, क्या डर है, अब इस पर मैं बहुत कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें डर है। क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मिसकन्विंस करते हैं और सरकार को गलत नीति या गलत दिशा में जानबूझकर ढकेलते हैं। मैं फिर आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार को सीधा सीधा बात करना चाहिए। सरकार को खुद विवेचना करनी चाहिए कि आज शैक्षणिक माहौल क्यों खराब होते जा रहा है, आखिर शैक्षणिक अराजकता क्यों फैलते जा रहा है। उसके पीछे के कारण को समझना होगा और यथाशीघ्र शैक्षणिक सुधार करने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। सभी वित्त रहित संस्थानों को और उसमें काम करने वाले सभी कर्मियों को अधिग्रहण कर एक शैक्षणिक माहौल बनाना पड़ेगा। सभी नियोजित शिक्षकों को ससम्मान बात करके एक व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी ताकि बेहतर शैक्षणिक माहौल बन सके। मैं कई एक दोस्तों को जानता हूं जो नियोजित में, वो विद्वान है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं उन्हें पढ़ाते देखा हूं, लेकिन वो हताशा की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? मैं वित्त रहित के बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है, बैठना होता है। कई एक जगह मैंने देखा है, कई एक बार मैं क्लास करते हुए देखा हूं, मैंने देखा है कि उनकी जो शिक्षा पर पकड़ है, विषय पर जो पकड़ है, वो कितना कन्विंसिंग है, कितना बेहतर है। लेकिन सरकार इसके लिए शायद तैयार नहीं है। अब जब ये शिक्षक भूखे होंगे, अब एक श्लोक कहता है कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। तो आज शिक्षक जब तक परेशानियों में रहेंगे, जब तक उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आएगा, जब तक उनके माता पिता को बेहतर सुख सुविधा मुहैया कराने की स्थिति उन्हें नहीं लगेगा, माकूल नहीं होगा, तो शैक्षणिक माहौल बनने में बड़ी परेशानी है। आखिर बिहार प्रदेश के मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें, आगे आए और इन संस्थानों का अधिग्रहण करके उन शिक्षकों को भी सम्मान दें, उन शिक्षकों को भी सम्मान से जीने का अधिकार दें जिसके लिए वो योग्य है, जिसके लिए वो काबिल है, जो उनका हक बनता है। क्योंकि वो भी आप ही के प्रदेश के हैं, वो भी आप ही के हैं। उन नियोजित शिक्षकों को भी ससम्मान एक ऐसी बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें। आप उनसे बात करें ताकि उन्हें एहसास हो कि हम बेहतर हैं, बेहतर कर रहे हैं और वो करेंगे। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारे दो मित्र नहीं आ पाए। कई बार जुड़ने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो शिक्षा के बारे में बोलने का मुझे बेहतर मौका मिला और मैं अपनी बात विस्तार से रख पाया। मुझे लगा कि ये बेहतर मंच है और मैं इस माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचाने में शायद सफल हो पाऊंगा। इसलिए मैंने बिना किसी लाग लपेट के साफ गोई के साथ मैंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी है और मैं ये बताना चाहा कि बिहार में शैक्षणिक अराजकता आज पराकाष्ठा पर है। क्यों है?
क्यों बढ़ते जा रहा है, इसका निदान क्या है, निदान कैसे होगा, बिहार का शैक्षणिक माहौल क्यों खराब होते जा रहा है। आप अगर इसे गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित ही मेरा विश्वास है कि आप आगे बढ़कर पहल करेंगे और बिहार के शैक्षणिक माहौल को सुधारने में, बिहार के शैक्षणिक अराजकता खत्म करने में, बिहार के तुष्टीकरण, शिक्षा में जो तुष्टीकरण है, इस पर भी निश्चित तौर से मंथन करेंगे और सबको समान अधिकार देने की बात करेंगे और इसी से बिहार की शिक्षा जो है प्रगति की ओर जाएगी और बेहतर होगी। हम लोग जब पढ़ते थे तो शिक्षकों का कितना सम्मान था हम बता नहीं सकते, लेकिन आज क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं तो आपको इन सारी चीजों का पता होगा। आज शिक्षक जहां लोग जानते हैं वहां तो ठीक है, अलग यह बताने से कतराते हैं कि वो शिक्षक, क्योंकि एक अलग माहौल बना हुआ है। टीचर समाज का मुख्य स्तंभ हुआ करते थे, जो राष्ट्र निर्माण में या प्रदेश के निर्माण में उनकी महती भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र को अगर देखा जाए तो उसके निर्माण में शिक्षक की भूमिका। अभी विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों का शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर है। सरकार को उसका भी मंथन करना चाहिए। क्यों बेहतर है? क्योंकि वहां शिक्षण कार्य में वैसे लोग आते हैं जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, और उन्हें बेहतर सुविधा दी जाती है ताकि वो फ्री होकर शैक्षणिक कार्य कर सके। और उन सभी देशों में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है सरकार की, उसमें शिक्षा है। फर्स्ट स्टेप उन लोगों ने शिक्षा को रखा और यही कारण है कि आज वो प्रदेश शिक्षा और हर क्षेत्र में जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी वो प्रदेश, वो देश निश्चित आगे होगा। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं वो सारे देश आज अग्रिम पंक्ति में खड़ा है जहाँ का शिक्षा और शिक्षक अच्छे हैं। अपने देश में शिक्षा और शिक्षक को निचले पायदान पर रखा जाता है। यार किसी तरह पास तो कर गया ना, सिर्फ यह पास करने की बात होती है। विद्यार्थी को बेहतर, उसके पास स्किल्ड हो, वो बेहतर करे, अपने आप को स्थापित करे और विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करे, यह नहीं सोचा जाता और शिक्षा को निचले पायदान पर रखा जाता है। यही कारण है भारत में विश्व के 100 यूनिवर्सिटी में भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं। बिहार की यूनिवर्सिटी की बात तो अब करना ही है। इन लोगों के मैनिफेस्टो में शैक्षणिक व्यवस्था है ही। 2008 में एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान दिया। 2006 से नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया, लेकिन उस प्रक्रिया को जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, वित्त संस्थानों का जैसे वित्त सहित किया गया, सरकार को उस पर पहल करके उसे अधिग्रहण की तरफ ले जाना चाहिए। वो माहौल नहीं बन पाया। सरकार या फिर जितनी पार्टियां हैं उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में डाला ही नहीं। नतीजा हुआ कि आज तक बिहार की जो स्थिति है, बिहार की जो शैक्षणिक माहौल है, वो नीचे की ओर नहीं गिरता चला।
और बिहार में शैक्षणिक अराजकता चरम सीमा पर आ गई। सरकार, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए स्वाभाविक है कि वोट की राजनीति होगी ही, लेकिन शिक्षा में और शैक्षणिक वातावरण में या शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति को उतना प्रखर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज सरकार राजनीति घुसेड़ती है और फिर तुष्टीकरण की बात आती है या शैक्षणिक अराजकता की बात आती है, और उसका असर समाज में, समाज के लोगों पर उल्टा पड़ रहा है, अलग पड़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ने की बात थी, जिन्हें पढ़ाई में मन लगना चाहिए था, वो राजनीति करने लग गए या राजनीति की बात करते हैं। उसका नाश हो रहा है, वो विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन उसे राजनीतिक माहौल देने का प्रयास करने के कारण वो अपने शिक्षा को न समझकर, अपने भविष्य को न समझकर वो उसमें उलझता जा रहा है। मैं आपसे या आपके मंच के माध्यम से ये बिहार के लोगों के साथ अपनी विचार, अपनी बातों का जो आशय है साझा करना चाहता हूं। निश्चित तौर से अगर बेहतर बिहार बनाना है, बेहतर समाज बनाना है, तो शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारना होगा, सुदृढ़ करना होगा, शिक्षकों को सम्मान देना होगा, सभी शिक्षक जो अलग अलग संवर्ग से हैं उन्हें एक साथ जोड़ना होगा। अनुदानित विद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों का अधिग्रहण करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। इससे शिक्षा का एक अलग माहौल बनेगा और निश्चित तौर से बिहार में शिक्षा का विकास होगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा अगर बेहतर हो जाए तो कई एक चीज है जिसे हम बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं, बहुत आसानी से हम उसमें पहल करके उन व्यवस्थाओं को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। आज बिहार में शिक्षा के अभाव में हमारे बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में चले जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही उन्हें जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस रास्ते पर नहीं जा पाते, बल्कि वो गलत दिशा में चले जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ससमय अगर उन्हें बेहतर शिक्षा दी गई होती या उन्हें ससमय बेहतर शिक्षा दी जाए तो निश्चित तौर से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो बेहतर करेंगे, बेहतर बनेंगे और बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। आज सरकार, पक्ष, विपक्ष या जितने भी बिहार के जितने भी दल हैं, उनके नेताओं को, उनके जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उन्हें निश्चित तौर से इन बातों को उठाना चाहिए कि आखिर एक ही समाज में एक ही तरह के काम करने वाले लोगों को अलग अलग मापदंड से, अलग अलग मानदंड से हम क्यों देखें। उन्हें ससम्मान एक बेहतर व्यवस्था दी जाए, बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाने की बात हो और बिहार के शैक्षणिक अराजकता को खत्म करने का प्रयास किया जाए। मेरा विश्वास है कि अगर शैक्षणिक माहौल बेहतर बना दिया जाए तो शैक्षणिक अराजकता खुद ब खुद कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सरकार या सभी दल के लोगों को प्रयास करना होगा, समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना पड़ेगा, यथेष्ट व्यवस्था देनी होगी, तब जाकर हमारा बिहार देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। फिर से वो आज से बहुत पहले वाला बिहार बनेगा जब यहाँ थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, चीन, जापान
इत्यादि से लोग पढ़ने आते थे और बिहार का गुणगान करते थे, वो बिहार की गाथा गाते थे। ऐसा करने के लिए हमें निश्चित तौर से एक बेहतर बिहार बनाना होगा और शैक्षणिक माहौल बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है। आज हमारे साथ और 2 मित्र आने वाले थे, लेकिन शायद खराब नेटवर्क के कारण शायद कुछ परेशानियां होंगी उनके साथ, वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन पुनः मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन ऐसी कोई बात बनेगी तो मैं फिर आऊंगा और उनके साथ इस पर एक बेहतर कॉन्फ्रेंस होगा, बेहतर हम लोग करेंगे और शिक्षा को बेहतर बनाने का और क्या हो सकता है उपाय, जिस पर हम चर्चा कर पाएंगे। शायद हमारे